नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माफ़ी। सारिका और प्रवीण को आज तलाक के कागज़ मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। सारिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी प्रवीण के घर से लेना था, और प्रवीण के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो सारिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि प्रवीण 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि सारिका को चुकाएगा। सारिका और प्रवीण दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर प्रवीण के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की पहचान सारिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। बस आखिरी बार, उसके बाद फिर कभी उधर नहीं आना था। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, प्रवीण, सारिका और सारिका की माताजी। प्रवीण घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। सारिका और प्रवीण का इकलौता बेटा जो अभी सिर्फ 7 साल का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह सारिका के पास ही रहेगा। प्रवीण महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको सारिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। उसने एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था। यह उसका सपनों का घर था। कितनी शिद्दत से प्रवीण ने उसके सपने को पूरा किया था। प्रवीण थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सारिका ने अब गौर से प्रवीण को देखा। 4 साल में कितना बदल गए हैं। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। उसको दहेज मिला भी कितना था। दोनों का प्रेम विवाह था। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो किसी की नज़र लग गई, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। वह बस एक बार पीकर बहक गया था। उस पर हाथ उठा बैठा था। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर प्रवीण के भाई भाभी और उधर सारिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। ना सारिका लौटी और ना प्रवीण उसे लेने गया। सारिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। सारिका को ना जाने क्यों प्रवीण को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। सारिका ने सिर्फ अपना सामान लिया। उसने प्रवीण के सामान को छुआ भी नहीं। फिर सारिका ने प्रवीण को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए थे, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। इतने में सारिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके?
अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। सारिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और प्रवीण ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब यह पसंद आया था। प्रवीण ने बैग वापस सारिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं है। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई सारिका। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सुनकर सारिका की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर प्रवीण सोफे से उठकर खड़ा हो गया। बस यूं ही, सारिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर प्रवीण ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। सारिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थीं। सारिका को मौका मिल गया। वो प्रवीण के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। सारिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया है। दस्तखत तो तुमने भी किए थे। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। प्रवीण बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे उस पर दया आई, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो प्रवीण से लिपटकर मुस्कुरा रही है। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। सारिका सुन्न सी बैठी थी। प्रवीण गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक प्रवीण कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए सारिका 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। सारिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया। माँ कुछ कहती उससे पहले ही वह प्रवीण से लिपट गई। दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी सारिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।